सबसे पहले मैं आपको एक जगह पे ले जाता हूं जो हमने पहले देखी थी। यहां पे साइटोप्लाज्म में हमारा कुछ वहां पे रहा है जिसको हमें अल्टीमेटली ले जाना है कहां पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कराने के लिए। दैट इज दिस NADH। आपने कई बार सुना होगा, कभी कहते हैं जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की रेस्पिरेशन होती है तो 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हैं, और कुछ बुक्स लिखती हैं कि 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP टोटल बनते हैं। वो फंडा क्या है, कब ATP 38 बनेंगे 36 बनेंगे, किस पे डिपेंड है वो मैं आपको समझाऊंगा। वो खाली इस पे डिपेंडेंट है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये बाहर है ना, इससे तो ATP वहां पे नहीं बना। ATP कहां बनाना है, इसका तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन करना है, इसको हमें ले जाना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास, तो इसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर पास ऑन होना है, और यहां पे इसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के थ्रू पास ऑन होना है। और जहां से ये पास ऑन होता है वहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन वगैरह होती है, वो आपको समझना नहीं है। अल्टीमेटली वहां पे एक्चुअली हम कहते हैं दो तरीके होते हैं अंदर एंटर होने के, उनको हम कहते हैं शटल सिस्टम। क्या कहते हैं, शटल सिस्टम। रिमेंबर दिस, मेहरबानी करके शटल सिस्टम। आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, कभी लाइफ में रेस्पिरेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शटल सिस्टम उसको पढ़ेंगे, बताते हैं। और ये दो किस्म के शटल सिस्टम होते हैं, ठीक है। यहां पे मैं लिखता हूं दिस इज शटल सिस्टम, शटल सिस्टम, जिनके जरिए ये NADH अंदर लेना है। एक होता है, ये दो किस्म के होते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं मैलेट, MALAT, मैलेट एस्पार्टेट, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, समझ आ रहा है। और दूसरा जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड, ये लिखिएगा DHYD डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। यहां शटल आपका ये सीधे, मतलब ये तरीका है अंदर जाने का मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके। अब यहां पे समझेंगे बात को, ये जो सेल मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम को यूज करेगी टू मूव दीज NADH मॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल ये यूज करेगी उसमें 38 ATP बनेंगे। कितने, 38 ATP। और याद रखिएगा हमारी बॉडी में हार्ट एंड लिवर सेल्स जो है वो 38 ATP बनाते हैं। अगर कहीं पे लिखना चाहेंगे हार्ट एंड लिवर सेल्स, ये कितने ATP बनाते हैं, 38 ATP बनाते हैं। क्यों, वो मैं आगे बताऊंगा, वो टेंशन नहीं लेना अभी। अब देखिए ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम जो यूज करते हैं वो खाली 36 ATP बनाते हैं। ये मैं समझाऊंगा नहीं ज्यादा, लेकिन एक हिंट देता हूं, बस हिंट दूंगा। वो ये है कि जब मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम को यूज किया जाता है, इसमें ऐसी रिएक्शन होती है कि अंदर में जब NADH को लेते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ NADH अंदर में अवेलेबल हो जाता है। ये अंदर यहां माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ NADH ओनली। लेकिन अगर इस NADH को ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम के जरिए यूज किया गया, एंटर किया गया, तब ये NADH की फॉर्म में अवेलेबल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ये FADH की फॉर्म में अवेलेबल होता है। या तो ये NADH पहले केस में ये NADH की फॉर्म में अवेलेबल होगा, दूसरे केस में ये FADH की फॉर्म में अवेलेबल होगा। और याद रखेगा NADH से जब हम ATP बनाते हैं, एक NADH से हम 3 ATP निकालते हैं। कितने, 3 ATP निकालते हैं। और FADH से कितने ATP बनते हैं, अल्टीमेटली इससे कम ATP बनते हैं, 2 ATP बनते हैं। और यही कमी इस पे रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि यहां पे कितने, 2 NADH से अगर हम अंदर लेके इसे FADH में कन्वर्ट करेंगे या अल्टीमेटली FADH में अवेलेबल होगा, तो हमारे एक में से एक ATP कम हो गया, दूसरे में से दूसरा ATP कम हो गया। दैट मींस ओवरऑल हमारे 38 के बजाय 36 ATP आएंगे। दिस इज समथिंग मोस्ट ऑफ द बुक्स डोंट एक्सप्लेन वेल, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने के लिए। अब 36 आप कहें या 38 कहें, ये डिपेंड करता है कि हम हमारी सेल कौन सा शटल सिस्टम यूज करती है बाहर वाले साइटोप्लाज्म वाले ATP माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कराने के लिए। समझ आया, ये याद रखिएगा मेहरबानी करके। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे, यहां पे मैंने आपको कहा कि यहां पे मैं एक चेन चलाऊंगा, 4 कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन्स होंगे। वो एक चेन में ये FADH के जो हाइड्रोजन एंड इसके हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एसोसिएटेड, और उनके साथ कोई खेल करेंगे, उनको मूव करेंगे फ्रॉम वन
कॉम्प्लेक्स टू अनदर कॉम्प्लेक्स, और अल्टीमेटली लास्ट में यहां पे केमियो ऑस्मोसिस होगा, हाइड्रोजन बहुत सारा यहां पे H पॉजिटिव एक्यूमुलेट होगा, वो हायर कंसंट्रेशन में होगा और लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भागने की कोशिश करेगा, एंटर इनटू दिस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जहां पे चूंकि ये मेम्ब्रेन जो है ये इनको पास नहीं करने देता, तो ये स्पेशली इन पार्टिकल्स के जरिए अंदर हो जाएंगे, और जब ये F1 ATPase के थ्रू पास ऑन होते हैं तो ये F1 ATPase जो है ये एंजाइम एक्टिवेट होता है, और ATPase मतलब है ATP सिंथेसाइजिंग एंजाइम, तो ATP सिंथेसाइज हो जाएगा अंदर से, वो याद रखेगा। अब देखिए, अब मैं यहां पे ये कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, देखिए यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, लेट मी मेक इट विद द ब्लैक, यहां पे एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, काफी सारे प्रोटीन्स एक साथ होते हैं, आपको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये टोटल 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, से फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। ये कहां पे है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल ये नजदीक नजदीक होते हैं, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा दूरी बना देते हैं क्योंकि ये तो पास पास में ज्यादा दूर नहीं होते हैं, ठीक है, मैं यहां पे दूर बनाता हूं। ये दूसरा कॉम्प्लेक्स है इसमें, से फॉर एग्जांपल यहां पे तीसरा कॉम्प्लेक्स है, से यहां पे ये तीसरा कॉम्प्लेक्स है, और से यहां पे ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, दिस इज द थर्ड। देखो इसमें तेज से नहीं चल सकते, इसको समझाना जरूरी है, नहीं तो मैंने आपको पढ़ा लिया रेस्पिरेशन पहले ही डेफिनेशन में, जो मैंने स्टार्ट में आपको इक्वेशन समझाई ना, मोस्ट ऑफ द जो कि एसएसबी लेवल पे पढ़ते हैं वो उसी इक्वेशन को देखते हैं और चलते हैं, लेकिन दैट इज नॉट द वे कि अगर समझना है तो सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है। और मैंने आपको डिटेल्स कहीं पे नहीं पढ़ाई कि आप समझेंगे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है वो, उसमें जितने स्टेप्स हैं उनको पढ़ने में ही 1-2 क्लासेस लगेंगे, ठीक है, डिटेल्स में, या बाकी जितने भी हैं मैं वो चीज़ें बताता हूं जो कि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो लेवल है नॉलेज की जितनी आपको चाहिए उसका 1 स्टेप एक्स्ट्रा, ना कि 10 स्टेप एक्स्ट्रा, ठीक है। अब देखिए यहां पे पहला, दूसरा, थर्ड एंड फोर्थ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है, ये काफी सारे प्रोटीन एक साथ होते हैं, उनका नाम याद नहीं रखना है। अब यहां पे क्या होता है कि ये जो NADH है, अब मुझे टोटल में बताइए कितने NADH हमारे लिए अवेलेबल है। यहां पे आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, टोटल में हमारे पास कितने NADH अवेलेबल है। एक तो हमें बाहर से निकालना है, बाहर से लाना है, बाहर से ये 2, ये 2 आ गए, और दूसरा यहां पे हमने जो ये लिंक रिएक्शन की उसमें भी हमारे 2 NADH निकलते हैं, 2 कितने हो गए, 4। और हमारे क्रेब्स साइकिल में डायरेक्टली कितने NADH अवेलेबल होते हैं, 6 NADH। तो यहां पे अगर आपको मैं बताऊं कि हमारे पास टोटल में कितने NADH अवेलेबल हैं क्रेब्स साइकिल के बाद, जब हम पुराने भी इसके साथ काउंट करते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने NADH अवेलेबल होते हैं। यहां पे वी हैव बेसिकली 10 NADH। कितने हैं? 10 NADH, 10 NADH यहां पे अवेलेबल हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जिनका यूज होगा। दूसरे FADH कितने हैं? 2 FADH है, बस इनको आगे ले जाना है, ठीक है। अब देखेंगे आराम से क्या होता है। और ये कभी 10 NADH हो सकते हैं, और ये 10 NADH तब होंगे जब मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम यूज किया। अगर सेल ने ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम यूज किया, तब ये 10 NADH नहीं होंगे, तब आपके कितने होंगे आपको पता है, ये 8 NADH होंगे। तब समझ आ रहा है, 8 NADH। और ये 2 FADH नहीं होंगे, ये 4 FADH होंगे। क्योंकि समझ आ रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि FADH वो तो या तो अंदर वो अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ FADH और NADH। अब इन्हीं को हम यूज करेंगे यहां पे। देखिए NADH जो है ये काम क्या करता है, ये बेसिकली, लेट मी शो इट विद अनदर कलर, यहां पे इससे दिखाते हैं। NADH जो है ये यहां पे पहला कॉम्प्लेक्स जो है इसके पास आ जाता है, और यहां पे इस कॉम्प्लेक्स की वजह से, इस कॉम्प्लेक्स की मदद से ये टूट जाता है इनटू किस में, ये टूट जाता है, NADH टूट जाता है इनटू NAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव, पहले कॉम्प्लेक्स की मदद से, ठीक है, हो गया ना। अच्छा, इतना क्लियर है। अब देखिए यहां पे ये NAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव बन गया। आप मुझे बताइए इस पे कितना चार्ज चढ़ा, कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2 पॉजिटिव चार्ज है ना, तो 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आएंगे। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, याद रखेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। कैसे होता है वो आपको मैकेनिज्म नहीं सीखता है, ठीक है। ये दूसरे कॉम्प्लेक्स को दिए जाते हैं, बीच में कौन से मॉलिक्यूल होते हैं वो भी याद नहीं रखना, बस ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर जाके ये तीसरे कॉम्प्लेक्स को देंगे, तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर जाके ये
नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को देंगे तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और अल्टीमेटली ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4th कॉम्प्लेक्स जो है, ये किसको देता है? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को देता है। ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ O2। लेकिन यहां पे अगर हम रिएक्शन एक्चुअली दिखाएंगे, लेट मी राइट इट हियर, यहां पे मैं दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे यही 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये चौथा कॉम्प्लेक्स करता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? यहां पे मैट्रिक्स में काफी सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, बहुत सारा हाइड्रोजन है यहां पे, और हाइड्रोजन H पॉजिटिव जो यहां पे काफी सारा है उसके साथ मिलके यहां पे हम एक्चुअली दिखाएंगे 2H पॉजिटिव यहां पे लगेंगे, 2H पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। तो आपको समझ आना चाहिए यहां पे भी वाटर बनता है। कहां पे? जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके 4th कॉम्प्लेक्स में वाटर बनता है। 4th कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन किसको देता है? ये हाइड्रोजन जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है उसको एक्चुअली हम जो यहां पे इलेक्ट्रॉन, जो यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है इस मैट्रिक्स में, उसको देता है और वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करता है पास में, और अल्टीमेटली ये जो है यहां पे वाटर बनता है। तो यहां पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा मेहरबानी करके, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि अगर मैं आपको कहूं कि फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बताइए मुझे कौन है इन द रेस्पिरेशन? इन द रेस्पिरेशन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? तो आप मुझे क्या कहेंगे? विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊं, मुझे बताइए हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है? H पॉजिटिव एक्सेप्टर। ये बेसिकली ये बुक्स में नहीं दिया जाता है फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि H पॉजिटिव जो है अल्टीमेटली वो किसके पास आएगा? ऑक्सीजन के पास ही आएगा। और यही वजह है जो मैंने पहले आपको कहा था, रिएक्शन जब हमने स्टार्ट की थी कि ग्लूकोज से अल्टीमेटली हाइड्रोजन रिमूव करके हम ऑक्सीजन पे लाएंगे और वहां पे वाटर बनाएंगे। तो ये होने की वजह से अल्टीमेटली क्या हमें मिलता है? ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन भी आता है, इलेक्ट्रॉन्स भी आते हैं और हमें वाटर अवेलेबल हो जाता है। यहां पे समझ आ रहा है? ये ईटीसी में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो वाटर निकलता है, और इससे पहले भी हमें कई जगहों पे वाटर निकलता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग जो है वो यहां पे समझेंगे। अब यहां पे जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव हो जाते हैं ना फ्रॉम 1 कॉम्प्लेक्स टू 2nd कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा हमेशा ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से जब ये दूसरी कॉम्प्लेक्स में भेजे जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाते हैं। और कोई भी मॉलिक्यूल जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करनी है, उसे कुछ ना कुछ एनर्जी उसके लिए रिलीज करनी है, या उसे यूज करना है, तभी ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। और यही एनर्जी जो इसके पास अवेलेबल हो जाती है फ्रॉम मूविंग इलेक्ट्रॉन्स टू हायर, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल्स टू लोअर एनर्जी लेवल्स, ये एनर्जी यूज करते हैं। यहां पे काफी सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको पंप करने के लिए, कहां से कहां तक पंप करने के लिए? फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू दिस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ये कॉम्प्लेक्स, पहला कॉम्प्लेक्स भी, मतलब ये जो एक कॉम्प्लेक्स होता है, लेट अस टेक द केस ऑफ फॉर एग्जांपल फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये पहला कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन मूव करेगा फ्रॉम द मैट्रिक्स से, फेंकेगा कहां पे? बाहर, जो आसपास इसमें क्या है, बाहर जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे ये हाइड्रोजन को फेंकेगा। हो गया ये क्लियर? और यहां पे पहला कॉम्प्लेक्स एक्चुअली 4 हाइड्रोजन को फेंकता है, H पॉजिटिव को फेंकता है 2 इलेक्ट्रॉन मूव करने से। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स मूव नहीं करता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स ये हाइड्रोजन को बाहर फेंकता नहीं है। ठीक है, थर्ड कॉम्प्लेक्स जो है, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स भी, जब थर्ड कॉम्प्लेक्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है 4th कॉम्प्लेक्स की तरफ, बोलता है बेटा ये लो तुम्हारी एनर्जी कम है, कम लेवल पे एनर्जी फेंक रहा हूं, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी थी, हायर एनर्जी, उसको मैं यूज करूंगा दोबारा मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन की स्पेस में हाइड्रोजन फेंकने के लिए। तो कितने हाइड्रोजन मैं फेंकूंगा? मैं दोबारा 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव फेंकूंगा। और तीसरा ये जो चौथा कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी काम करता है, ये भी यही काम करता है, लेकिन ये खाली 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव यहां पे फेंकता है। अब जो भी है इसका नतीजा क्या निकलता है, आप मुझे बताइए कि यहां पे हाइड्रोजन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा होता है। ये रही थी बात NADH की। अब अगर हम FADH की बात करते हैं, ये FADH क्या करता है और FADH से एनर्जी कम क्यों निकलती है? Why FADH releases, one FADH molecule releases only 2 ATP, not 3 ATP. NADPH की वजह से हमें एक NADPH 3 ATP देता है, लेकिन FADH 2 ही ATP देता है। उसकी वजह यह है कि FADH पहले कॉम्प्लेक्स को ये नहीं देता है,
पहले कॉम्प्लेक्स को नहीं देता है। FADH क्या काम करता है, वो यहां पे सेकंड कॉम्प्लेक्स पे अपना ये सारा खेल, जिस तरह NADH का NAD पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो FADH इसी तरह से FADH D पॉजिटिव और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और हाइड्रोजन पॉजिटिव इस मैट्रिक्स में छोड़ देता है। ठीक है, तो यही खेल जो यहां पे ये हो रहा है, ठीक ऐसा ही खेल FADH भी करता है, लेकिन ये पहले कॉम्प्लेक्स को छोड़ के दूसरे कॉम्प्लेक्स पे ये फेंकता है, के साथ ये ऐसे इंटरेक्ट करता है। और यहां पे ये, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन, मुझे खुद बताइए आप, अब ये FADH मुझे बताइए, क्या ये 4 हाइड्रोजन ये पंप कर सकता है बाहर इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस? नो, इट कैन नॉट पंप। तो क्या क्या ये पंप करेगा? ये तो 4 और 2 यही 6 हाइड्रोजन पंप करेगा। और ये जितने यहां पे हाइड्रोजन पंप किए जाते हैं उसी पे डिपेंडेंट है कि कितनी एनर्जी बनेगी इस मॉलिक्यूल से, कितना ATP जनरेट होगा, वो डिपेंड इसी पे करता है कि कितने हाइड्रोजन को पंप किया गया है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। समझ आ रहा है? अब यहां पे देखिए कैसे दिस होल प्रोसेस जो यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हमने दिखाई, ये मैं यहां पे दिखाता हूं। दिस होल स्टेप्स जो यहां पे हैं, ये हमारे एक स्टेप में आते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पहला स्टेप। दिस होल इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसमें पहला स्टेप जो है वो ये है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और दूसरा स्टेप जो है दैट इज नोन एज केमियोऑस्मोसिस, जो कि इसके बाद अब होगी। अब हाइड्रोजन को यहां पे बहुत ज्यादा इन्होंने जमा कर दिया, कहां पे? ये जो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि प्रोटॉन पंप्स की तरह काम करते हैं। प्रोटॉन इज हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाँ, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज प्रोटॉन पंप्स। तो प्रोटॉन पंप्स की तरह से इन्होंने काम किया और अल्टीमेटली इन्होंने बहुत सारा प्रोटॉन H पॉजिटिव पंप किया, किसमें? दे हैव पंप्ड दैट इनटू दिस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। बहुत सारा हाइड्रोजन पॉजिटिव इसमें आ गया है। अब यह हाइड्रोजन पॉजिटिव कोशिश करेगा मैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाऊं, क्योंकि मैट्रिक्स में आप जो है बहुत सारा, और यहां पे आपको ऑलरेडी पता है वाटर भी बन रहा है, और यहां पे जो ये H पॉजिटिव ऑलरेडी भी है वो भी कंज्यूम हो रहे हैं। समझ आ रहा है बेटा? तो ये भी कंज्यूम हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। यहां पे जो हाइड्रोजन ऑलरेडी इन्होंने छोड़ा भी है यहां पे, तो वो भी कंज्यूम होने लगा है। एक तो बाहर फेंका जाता है हाइड्रोजन, दूसरा यहां से वाटर बन रहा है अंदर से। ठीक है, लेकिन इसका मतलब है अंदर हाइड्रोजन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत कम हो रही है और हाइड्रोजन पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बाहर में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो एक डिफरेंस है इन दिस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और चार्ज में भी डिफरेंस है कि बाहर में चूंकि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के साथ है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और अंदर चूंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव की डेफिशिएंसी है तो यहां पे नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली होगा। और ये जो है चार्ज की डिफरेंस होना और एज ए केमिकल हाइड्रोजन की डिफरेंस होना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के दरमियान, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। एक ही पॉइंट में बता देता हूं, इसको यहां पे लिखता हूं। केमियोऑस्मोसिस अब होगी, लेकिन दैट विल बी बेस्ड अपॉन दिस, केमियोऑस्मोसिस विल बी बेस्ड अपॉन दिस, इज बेस्ड ऑन, याद रखिएगा। जो साइंस के स्टूडेंट है ना, उनको समझ आएगा कि उन्होंने ये पढ़ा होगा पहले, लेकिन उनको समझ आएगा कि बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं इसमें। मैं वो कंफ्यूजन को हिट कर रहा हूं। ठीक है, बेस्ड ऑन, क्योंकि आपको कभी भी आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन प्रोटॉन मोटिव फोर्स। क्या है ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स? ये केमियोऑस्मोसिस हो जाएगी, वो मैं अभी बताऊंगा क्या है। पहले प्रोटॉन मोटिव फोर्स समझेंगे। वो ये है कि दोनों इन टर्म्स ऑफ केमिकल, हाइड्रोजन एक केमिकल है, इट इज एटॉमिक हाइड्रोजन, आप केमिकली समझे। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन एज ए केमिकल भी है, तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और अंदर वाले मैट्रिक्स के दरमियान एज ए केमिकल इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है कंसंट्रेशन में। दूसरा, इसमें चार्ज भी है, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो चार्ज में भी डिफरेंस है, बोथ चार्ज एज वेल एज ए केमिकल जो डिफरेंस बनती है, दिस इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और यही प्रोटॉन मोटिव फोर्स रेस्पॉन्सिबल है क्या करवाने के लिए? केमियोऑस्मोसिस करवाने के लिए। केमियोऑस्मोसिस में क्या होता है? ये जो यहां पे ये प्रोटॉन्स हैं, ये इन क्रिस्टे के जरिए आएंगे, ये बोलेंगे बेटा हम यहां नहीं रहेंगे, हमें बिल्कुल अंदर जाना है, हमें यहां से बाहर निकलना है। तो ये यहां से निकलने की कोशिश करेंगे। कहां से? ATP जो सिंथेस है, जो F1 पार्टिकल है। ठीक है, जो F1 पार्टिकल है, F1 पार्टिकल है, इसी के थ्रू ये पास ऑन होने की कोशिश करेंगे और अल्टीमेटली ये बाहर जाने की कोशिश करेंगे। लेट मी टेक अनदर कलर, इस कलर से अच्छे से नहीं रिप्रेजेंट हो रहा है, एक मिनट ठहरिएगा। देखिए ये जो है, ये हाइड्रोजन अब
यहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ये जब इस F1 हेड में पहुंच जाते हैं, F1 ATPase जो कि एक एंजाइम है, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा ये F1 एक एंजाइम है, और ये एंजाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ATP बनाने के लिए। तो ये इस एंजाइम को यहां पे एक्टिवेट करते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है? ADP आता है, उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलता है, और अल्टीमेटली यहां पे ये क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं। समझ आ रहा है? तो ये क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं। तो अब आपको ये क्लियर होना ही चाहिए कि यहां पे मैंने कहा NADPH जो है ये कम इलेक्ट्रॉन, ये यहां के 4 इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें पंप, 4 प्रोटॉन्स पंप करता है, और FADH खाली 4 और 2 के 6 प्रोटॉन्स पंप करता है। तो अब आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटॉन्स की जो डिफरेंस है फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड, जितना प्रोटॉन ज्यादा पंप किए होते हैं उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यही प्रोटॉन्स फिर किस काम के लिए लगते हैं? इस ATP सिंथेस को एक्टिवेट कराने के लिए, और जितने यहां से प्रोटॉन ज्यादा आएंगे उतना ही ज्यादा यहां पे ATP बनेगा। आजकल जो आज की रिसर्च है वो कहते हैं 30 to 32 ATP ही बनते हैं रेस्पिरेशन में। अगर वहां पे क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट रिसर्च द टोटल नंबर ऑफ ATP फॉर्म ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वहां पे 32 34 होगा, उसी को टिक मारना। 32 32 32 32 34 टू 30 36 टू 38 नहीं, ठीक है? तो याद रखिएगा, क्योंकि आप कहते हैं कि एक NADH 2 से 3 तक ATPs बना सकता है, और एक FADH 1.5 से लेकर 2 तक एक ATPs बना सकता है। तो इस लिहाज से अब ये काम है, लेकिन ओवरऑल ये समझना है कि जितना प्रोटॉन्स ये पंप ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा प्रोटॉन्स मूव हो जाएंगे इस ATP सिंथेस से, और उतना ही ज्यादा ATP बनेगा। चूंकि FADH ये 4 वाले प्रोटॉन्स पहले, चूंकि ये दूसरे कॉम्प्लेक्स को देता है 4 प्रोटॉन्स पहले के, वो पंप नहीं करेगा, इसलिए FADH से कम एनर्जी निकलेगी, कम प्रोटीन, कम ये ATPs बनेंगे। तो ये मेहरबानी करके जहन में रखना। दिस इज समथिंग अबाउट केमियोऑस्मोसिस और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड आई थिंक दिस मच इज ऑल। अब जो ATP यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद केमियोऑस्मोसिस से बना है, वो एक्चुअली किस प्रोसेस से बना है, उस प्रोसेस को अब हम क्या कहते हैं? अब आप सबको पता है, दैट इज नॉट नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, दैट इज नोन एज दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसकी पूरी फॉर्म लास्ट पेज पे मैंने लिखा है अच्छे से, ये OXPH लिखा है, दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। समझ आ रहा है? तो ओवरऑल आपको समझ आ गई कि ये प्रोसेस जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है इसमें क्या होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। लेकिन इसमें जिस तरह से हमने ग्लाइकोलाइसिस में नेट आउटकम देखा कि नेट हमें क्या मिलता है, आप खुद ही बताइए इसमें हमें नेट क्या मिलता है, ठीक है? तो यहां पर मैं लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। आप मुझे खुद बताइए कि ये जो प्रोसेस है, जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि यहां पे एक और पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेहरबानी करके ये याद रखेगा। मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड नॉट बुक्स स्पेशली मोस्ट ऑफ द टीचर्स टेल कि ये जो है दिस होल प्रोसेस इज एरोबिक इन नेचर। क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया में चाहे आपका क्रेब्स साइकिल हो, या पहले पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम में लिंक रिएक्शन हो, आपके क्रेब्स साइकिल हो, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो, ये सारा ऑक्सीजन पे दिस इज मेकिंग द यूज ऑफ द ऑक्सीजन। लेकिन याद रखिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन कहां पे यूज हुआ, जरा आप मुझे खुद बताइए, मेहरबानी करके देखिए। आप अगर देखेंगे तो ये वो प्लेस है जहां पे ऑक्सीजन यूज होता है, कलर बदल, ये वो प्लेस है जहां पे ऑक्सीजन यूज हुआ। इससे पहले कहीं ऑक्सीजन यूज हुआ क्या? क्या हमने क्रेब्स साइकिल में कहीं पे ऑक्सीजन यूज होते देखा? Somebody will tell you कि क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन यूज होता है, इसलिए हम उसे बी से दिस इज एरोबिक फेज। लेकिन क्रेब्स साइकिल में कहीं ऑक्सीजन यूज होता ही नहीं है। क्या लिंक रिएक्शन में कहीं पे ऑक्सीजन यूज हुआ? नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ। ऑक्सीजन यूज हुआ तो लास्ट में वाटर बनाने के लिए, ताकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से हाइड्रोजन पॉजिटिव को एक्सेप्ट करे, उनको ले ले और अल्टीमेटली वाटर बनाए। इससे पहले तो ऑक्सीजन का यूज हुआ ही नहीं। समझ आ रहा है? और ये भी याद रखिएगा, 4th कॉम्प्लेक्स पे वाटर बनता है। 4th कॉम्प्लेक्स इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ वाटर, है ना? ये चौथा कॉम्प्लेक्स, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यही 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको देता है। तो अब मुझे बताइए कि हम अगर कहेंगे कि क्रेब्स साइकिल जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो किस लिहाज से? व्हाई वी से क्रेब्स साइकिल इज अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ नो ऑक्सीजन इज डायरेक्टली यूज्ड इन द क्रेब्स साइकिल? क्योंकि आप ये मेहरबानी करके समझे, चाहे यहां पे देखिए ये NAD पॉजिटिव बनाना, यहां पे जरा गौर कीजिए आप, ये गौर कीजिए, ये वाला कलर यूज करते हैं, देखते हैं इसका कैसा दिखेगा। जरा ये देखिए आप, ये NAD पॉजिटिव यहां पे बनाना, NADH से हमने NAD पॉजिटिव निकाला ना, इसी तरह से हम FADH से FAD पॉजिटिव निकालेंगे ना यहां पे।
जो कि यहां पे कॉम्प्लेक्सेस पे होगा, चाहे पहले कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पे होगा। अब ये NAD और FADH ये कहां पे लगेगा? आपको पता है कि हमने कहा कि क्रब्स साइकिल में हमें NADH बनाना है, तो उसके लिए NAD पॉजिटिव तो लगेगा ना, तो रिजनरेट करना वहां के लिए NAD पॉजिटिव वो तो यहीं से होगा ना। अच्छा, इसी तरह से यहां पे दूसरे कॉम्प्लेक्स पे FADH ने दिया अपना, जब FADH ने दूसरे कॉम्प्लेक्स पे अपना ये दिया FADH ने, तो मुझे खुद बताइए, इसने FADH ने दिया तो यहां पे FAD पॉजिटिव रह गया। अब ये FAD पॉजिटिव यूज होगा क्रब्स साइकिल में क्या बनाने के लिए? FADH बनाने के लिए। तो वहां पे NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव अगर अवेलेबल नहीं होगा क्रब्स साइकिल में, आप मुझे बताइए क्या क्रब्स साइकिल चलेगा? क्या क्रब्स साइकिल वो रिएक्शंस करेगा जिसमें वो NADH और FADH बनाता है? नहीं बनाएगा। इसीलिए हम कहते हैं जब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्लीट ना, जब तक ये काम में ना आए, जब तक ये चले ना ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आगे जाके ये ऑक्सीजन के साथ ना मिले, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ना चले, जहां पे अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास पहुंच जाते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट करेगा? नहीं, कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन। लेकिन क्रब्स साइकिल इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन ऑक्सीजन, डायरेक्टली अगर यूज नहीं करता, क्योंकि जब ये चेन चलेगी तभी NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव यहां से निकलेगा और वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अवेलेबल होगा। किसके लिए? क्रब्स साइकिल के लिए, कि भाई तुम ले लो, तुम बनाओ NADH और FADH, वो रिएक्शंस कराओ जिनमें आप NADH पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव का यूज करते हो। समझ आ रहा है? इसलिए हम कहते हैं, अगर कोई आपको कहेगा कि क्रब्स साइकिल में ऑक्सीजन यूज होता है, ही इज कंप्लीटली रॉन्ग। समझ आ रहा है? अगर कहीं से भी आप सुनेंगे या पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैंने सुना है, कई सारे मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ऐसा कहा, तो उन्होंने भी कहीं से सुना था। तो दैट मीन्स कि क्रब्स साइकिल में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये याद रखेगा कि क्रब्स साइकिल में ऑक्सीजन यूज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे NADH अल्टीमेटली NAD पॉजिटिव और FAD पॉजिटिव रिजनरेट होता है, और वो यूज होता है क्रब्स साइकिल में, और वो क्रब्स साइकिल की उन रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें NADH और FADH इंपॉर्टेंट बनना जरूरी है। ठीक है, तो ये समझिए। अब आपसे मैं बराबर वैसे ग्लाइकोलिसिस के जैसे बता रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि नेट गेन क्या है। खुद बताइए आप, मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दूंगा, आप मुझे खुद बताइए व्हाट इज द नेट गेन। नेट गेन क्या है हमें इस सारे जो ये क्रब्स साइकिल हमने पढ़ा, इसमें क्या नेट गेन है? इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताया, मैंने आपको क्रक्स बताया। ठीक है, नेट आउटकम क्या है, या जरूरी नहीं है, मैं आपको अब सपोज हम सब सारी रेस्पिरेशन जो अभी तक पढ़ी एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका आउटकम देखते हैं। ठीक है, नेट आउटकम ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो समझने के लिए, ये एग्जाम के लिए। अब नेट आउटकम क्या है रेस्पिरेशन का, हमें क्या मिलता है? देखिए, अगर शॉर्ट में हम देखें, आपने पहले ग्लूकोज लिया, ठीक है, ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोलाइसिस किया, क्या किया? ग्लाइकोलाइसिस किया, और हमने यहां पे मैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट बनाता हूं, और ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, इनकी लिंक रिएक्शन होगी, इजंट इट? और अल्टीमेटली आपको यहां से क्या निकला? 2 मॉलिक्यूल्स किसके? एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स निकले, और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए आपने एक साइकिल में घुमाए, जिस साइकिल का क्या नाम है? क्या है? क्रब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, या आप उसे कहते हैं साइट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें आपने इनको घुमा दिया। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट क्या निकला? यहां पहले वाले में क्या रिजल्ट निकला, जरा हम यहां पे देखेंगे, मुझे बताइए। दिस इज द ग्लाइकोलाइसिस, और इसमें रिजल्ट क्या निकला आप मुझे बताइए? 2 ATP निकले ना, और क्या निकला? 2 NADH, isn't it? और मैंने आपको कहा कि ये जो 2 NADH है, ये अल्टीमेटली एक NADH से 3 ATP निकलेंगे, है ना, और 2 NADH से कितने ATP निकलेंगे? 6 ATP, तो 6 ATP। आप मुझे खुद बताइए टोटल ATP कितने हैं? 8 ATP यहां से। तो आपके सुन लिखने आते हैं, 8 सेकंड, देखिए यहां से 8 ATP निकले। समझ आ रहा है? अब दूसरी रिएक्शन, जो दूसरा स्टेप जो यहां पे मैंने कहा था लिंक रिएक्शन, तो यहां से क्या निकला?
यहां से क्या निकला आपको, यहां पायरुवेट से आपने एस्टाइल को एंजाइम में बनाया, या आपको पता है ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये सारा मैंने आपको बताया, वो नहीं यहां पे लिखेंगे। यहां से 2 NADH निकलते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़िए आप, वो निकलता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली ATP को देख रहे हैं, ठीक है। या चलो लिखेंगे भी, यहाँ से आपके 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, एक पायरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे से दूसरा, तो हो गया ये। अब ये 2 NADH से मुझे बताइए कितने ATP निकलेंगे, टेल मी। 6 ATP, एक NADH से 2 3 और दूसरे से 2, दैट मीन 6 ATP, तो टोटल कितने आते हैं 6 ATP यहां के। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में बताइए क्रब्स साइकिल में आपको क्या क्या निकला। याद रखिएगा, याद रखिए, ये मैंने शायद बताया नहीं, क्रब्स साइकिल में आपको आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, एक्चुअली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। कितने? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। आई थिंक मैंने आपको नहीं बताया, अगर बताया भी है तो दोबारा याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहां पे ATP कितने निकलेंगे, 2 ATP निकलता है ना, 2 GTP निकलते हैं जो फौरन ही ATP में कन्वर्ट होते हैं, तो 2 ATP निकलते हैं। अच्छा, NADH कितने निकलते हैं, 6 NADH। अब मुझे बताइए 6 NADH जो है ये कितने ATP होते हैं, 6 3 3, एक NADH से 3 और 6 से 18 ATP। अगर आपको वहां एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस्ड इन क्रब्स साइकिल, तो आप क्या कहेंगे, एक तो ये 18, दूसरा ये 2 और तीसरा FADH कितने निकलते हैं, यहां से 2 FADH निकलते हैं। और 2 FADH से कितने ATP निकलेंगे, एक FADH से 2 ATP, 2 FADH से 4 ATP। तो ओवरऑल मुझे बताइए, जरा मेहरबानी करके खुद आप बताइए इसमें कितने ATP निकलेंगे। 2 18 18 19 20 21 22 23 24, दैट मीन्स क्रब्स साइकिल से हमें 24 ATP निकलते हैं। आप मुझे खुद बताइए आप कि हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बर्न करके एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने ATP टोटल निकलते हैं। 24 और 8 कितने हो गए, 24 32 एंड 6 इज 38 ATP, 38 ATP। और मैंने आपको कहा कि कहीं पे आप बुक में 36 ATP देखेंगे, और जिस वक्त आपने और कहीं पे आप 36 ATP देखेंगे, वो क्यों है, विच शटल इज यूज्ड देयर, मैलेट एस्पार्टेट और ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट, वहां पे ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट शटल यूज होता है। ये 38 ATP हमारे किस में बनते हैं, हमारे लिवर में बनते हैं, और किस में कहा था मैंने, लिवर सेल्स और हार्ट सेल्स में बनते हैं, क्योंकि वहां पे कौन सा शटल यूज होता है, मैलेट एस्पार्टेट शटल। बाकी जो हमारी नॉर्मल सेल्स है, चाहे मसल सेल हो, बोन सेल हो, नर्व सेल हो, वो सारे कौन सा ग्लाइसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट शटल यूज करते हैं, और वहां पे आपके 36 ATP निकलते हैं, क्योंकि वहां पे NADH एक्ट करते हैं बाहर के इन द लाइक दे आर FADH अंदर से। तो ये आपको समझ आ गया। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, वो ये है, आपके एग्जाम में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस रेस्पिरेशन। वहां पे पूछेंगे आपसे, रेस्पिरेशन इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एंड मोस्ट जगहों पे क्या बताया जाता है कि रेस्पिरेशन इज एन एम्फीबॉलिक प्रोसेस, बट दैट इज रॉन्ग। यहां पे याद रखेगा, ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पे एक और चीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये देखिए, अब ये जरूरी नहीं है, पहले ये समझे, अब ये जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज ही यूज किया जाएगा फॉर मेकिंग ATP। जब हम काम करते हैं, जब हमने कुछ खाया नहीं सुबह से, तो कहां से ग्लूकोज आएगा ATP बनाने के लिए। जैसे आप कोई काम करते हैं सुबह से, जब हम रोजा रखते हैं, दिन में कुछ नहीं खाते हैं, तो आप मुझे बताएं शाम सहरी से, इफ्तार से पहले हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, हमारे अंदर तो ATP होते हैं, वो कहां से आते हैं, वो हमारे फैट को बर्न करके आते हैं, प्रोटीन को बर्न करके आते हैं, वो भी यूज हो सकते हैं रेस्पिरेशन में। तो याद रखिएगा, ये ग्लूकोज ही जरूरी नहीं है, हमारा फैट जो है ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से निकला, इस तरह फैट से फैटी एसिड्स आएंगे, और ये जो फैटी एसिड्स हैं ये हम यूज कर सकते हैं अपने लिए एनर्जी बनाने के लिए। बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्टीमेटली एसिटाइल कोएंजाइम A में, और इसमें जो प्रोसेस लगती है दैट इज नोन एज बीटा ऑक्सीडेशन, ऑफ फैटी एसिड्स, समझेंगे, ठीक है। और अगर प्रोटीन्स की मैं बात करूंगा, यहां पे सपोज प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, मसल है, मसल का प्रोटीन है, चना अक्सर बोलते हैं ना कि अब ये कुछ खाता ही नहीं है तो ये इसलिए कमजोर हो गया, इसके ये लीन बहुत हो गया, क्योंकि अपना प्रोटीन जो बॉडी का मास है वो भी यूज होगा फिर एनर्जी के लिए। ATP तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, बाहर से नहीं लेगा अच्छे से खाना बराबर जितना ATP चाहिए, तो अंदर से तो अपनी बॉडी के जो मसल हैं वो तो गिर जाएंगे, तो कम काम हो जाएंगे। अब देखिए प्रोटीन जो है इससे क्या निकलते हैं, आपको पता है, ये एमिनो एसिड्स की तरह हमारे ब्लड में अवेलेबल होंगे, और एमिनो एसिड्स जो हैं, प्रोटीन हमारे मसल के
टूट जाएंगे, उससे अमीनो एसिड निकलेंगे और ये अमीनो एसिड्स अल्टीमेटली पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें अगर आप देखेंगे यहां पे, यहां तक अभी तक एक नतीजा आप निकालते हैं। जब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, एक बोला था मैंने आपको, एक होती है कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या बोला था? कैटाबॉलिक प्रोसेस या कैटाबॉलिक रिएक्शन कहिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहिए। दूसरा मैंने कहा था एम्फीबॉलिक प्रोसेस, सॉरी पहले यहां पे लिखते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तीसरा मैंने कहा था एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक प्रोसेस कहिए या आप रिएक्शन कहिए, ठीक है। अब आपको मैंने ऐसे समझाया था कि अगर हम कहीं पे ऐसी रिएक्शन होती है या कोई ऐसी प्रोसेस होती है कि छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, दैट इज सॉरी यहां पे एक मिनट, पता नहीं कहां है मेरा दिमाग इस वक्त, ठीक है। बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है उसका इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। और कहीं पे अगर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो दैट इज नोन एज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। और अगर ये दोनों कहीं पे होते हैं दैट इज नोन एज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। तो अभी तक आप समझ सकते हैं कि रेस्पिरेशन, एक्चुअल रेस्पिरेशन जो है ना, दैट इज बेसिकली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। क्या अभी तक जो भी आपने इसमें देखा, कहीं पे आपने देखा कि छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं? डिड यू सी? नो, कहीं पे नहीं। यहां पे भी फैटी एसिड्स, क्योंकि लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकालना है, चाहे आप फैटी एसिड्स लो, अमीनो एसिड्स लो, ग्लूकोज लो, ये तो बड़े मॉलिक्यूल है ना, इनसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा, वो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब है यहां पे कहीं पे भी हम बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं। तो यहां पे ये कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। अच्छे अच्छे टीचर ये बताते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो एनसीईआरटी है उसको थोड़ा सा गलत से वो पढ़ते हैं, ठीक है। उसको उसमें जो बताना चाहती है एनसीईआरटी वो समझने की कोशिश नहीं करते। देखिए क्या है, सारे नहीं बट मोस्ट ऑफ द टीचर्स मैंने जो भी अभी तक जहां से भी सुना है, मतलब एज पर द स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे कहा कि हम ये कहते हैं इसका आंसर, आपसे पहले भी कई बैच में। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि रेस्पिरेशन बाय इटसेल्फ, रेस्पिरेशन जो कि बाय इटसेल्फ इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवेज जो हैं वो एनाबॉलिक हो सकते हैं, सॉरी एम्फीबॉलिक हो सकते हैं। AMPHIBOLIC, रेस्पिरेटरी पाथवेज आर एम्फीबॉलिक। रेस्पिरेशन से कैटाबॉलिक प्रोसेस, लेकिन रेस्पिरेटरी पाथवेज जो होते हैं वो एम्फीबॉलिक होते हैं। एम्फीबॉलिक मतलब कि रेस्पिरेशन में जो भी चीजें हो रही हैं, ठीक है, ये जो भी मॉलिक्यूल्स इसमें बन रहे हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स इसमें आएंगे, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जो हमें किस चीज के लिए लगेंगे, हमें लगेंगे किसके लिए? बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो उस वक्त हम कहेंगे वहां पे रेस्पिरेशन में जो पाथवेज हैं उनमें कुछ ऐसे पाथवेज हैं जो कि यूज हो जाते हैं किसके लिए? बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। जैसे अगर हमने फॉर एग्जांपल कभी हम कुछ खाते वाते नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, ये देखिए हमारी में जो ये फैटी एसिड्स हैं, ये प्रोटीन्स पर्टिकुलर, ये अमीनो एसिड्स हैं, ये पायरुवेट के जरिए हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? याद रखिएगा, ये हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज या कभी कभी पायरुवेट जो है, पायरुवेट कभी कभी जब नीड पड़ती है तो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होता है। अब मुझे बताइए, पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट बनेगा, चलो ठीक है, ये एक पायरुवेट एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि रेस्पिरेटरी पाथवे में चलता है। तो मुझे खुद बताइए कि आप पायरुवेट से ग्लूकोज बना, इट इज कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक? इट इज एनाबॉलिक, बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। पायरुवेट से फैटी एसिड बना, ये कैटाबॉलिक है एनाबॉलिक? इट इज एनाबॉलिक, ये बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यहां पे बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है। अच्छा, इसी तरह से क्रेब्स साइकिल में कई जगहों पे, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा सारी जगह क्या क्या, कई जगहों पे आपको एमिनो एसिड्स बनाए जाते हैं। कई सारे ऐसे, इसमें कई सारे ऐसी रिएक्शन, ऐसे मतलब मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसमें जिससे एमिनो एसिड्स बनाते हैं, ग्लूटामेट वगैरह से बाकी एमिनो एसिड बनाते हैं। आपको याद नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से आपने पोरफायरिन का नाम सुना है, पोरफायरिन, पोरफायरिन बनाने के लिए क्रेब्स साइकिल के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कई सारे एल्कलॉइड्स, ये बनाने के लिए क्रेब्स साइकिल का के मॉलिक्यूल्स का यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि क्रेब्स साइकिल बाय इटसेल्फ जो ये प्रोसेस चल रही है रेस्पिरेशन की, ये कैटाबॉलिक है, इसमें एनाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें जो पाथवेज हैं, जो इसमें काफी सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो अल्टीमेटली उससे बड़ा मॉलिक्यूल बन सकता है, वो यूज हो सकते हैं बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। उस वक्त हम क्या कहते हैं? दिस पाथवे, ये जो ये पाथवे, चलो यहां से ये आ गया ग्लूकोज, पायरुवेट, एस्टर कोएंजाइम, यहां पे वो मॉलिक्यूल बन गया, उससे एमिनो एसिड बन गया। जरा मुझे बताइए ये पाथवे क्या है? इज इट कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक? इट इज एनाबॉलिक पाथवे।
क्योंकि इसने अमीनो एसिड बनाया। अच्छा मुझे पता है इसने पॉरफायरिन बनाया, इट्स कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, एनाबॉलिक पाथवे, अल्कलॉइड्स बनाए एनाबॉलिक पाथवे। तो यहां पे ये पॉइंट आप याद रखिएगा मेहरबानी करके। अगर वहां पे क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन इज, आपने अभी तक सुना होगा कि रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक इन नेचर, एम्फीबॉलिक, तो उस कंसेप्ट को जहन से हटा दीजिएगा, स्पेशली फॉर साइंस स्टूडेंट्स जिन्होंने अक्सर ये सुना, मुझे लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो देन इट इज वेरी गुड ऑफ देम, कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस क्या है, एनाबॉलिक, रेस्पिरेशन क्या है, इट इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेस, एंड रेस्पिरेटरी पाथवेज ये क्या है, ये एनाबॉलिक, एम्फीबॉलिक, एम्फीबॉलिक इन एनारोबिक रेस्पिरेशन है। दिस इज वन फॉर्म ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और जो दूसरी फॉर्म सेल्यूलर रेस्पिरेशन की है वो आपने ऑलरेडी पढ़ ली है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आपको समझ आ गया कि उसमें ऑक्सीजन का यूज होता है टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखिए वहां पे ऑक्सीजन कहां पे यूज होता है वो भी आपको पता है आपके, वहां पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होता है इन द लास्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर आपसे कोई पूछे कि आप हमें बताइए क्या क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन डायरेक्टली यूज होता है, योर आंसर शुड बी नो, द ऑक्सीजन इज नॉट बीइंग डायरेक्टली यूज्ड इन क्रेब्स साइकिल, बट इनडायरेक्टली ऑक्सीजन का यूज होता है क्रेब्स साइकिल में, बिकॉज आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल में NADH एंड FADH सिंथेसाइज होता है, उसमें कई सारे ऐसे स्टेप्स आते हैं जहां पे इनका सिंथेसिस होता है, और ये सिंथेसाइज कराने के लिए वहां पे NAD+ एंड FAD+ चाहिए, ठीक है। तो वो NAD+ एंड FAD+ जो है उनकी जो रिजनरेशन होती है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, दैट ऑकर्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अच्छे से काम नहीं करेगी, आपको पता है कि NAD+ एंड FAD+ ये रिजनरेट नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो क्रेब्स साइकिल है वो भी बैठ जाएगा। और यही होता है, जब आपने सुना होगा कि कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे साइनाइड को कंज्यूम किया जाता है, बंदे कंज्यूम करते हैं सुसाइड करने के लिए और उनकी डेथ हो जाती है। जो साइनाइड है, आपको मैं बता दूं कि साइनाइड जो है ये बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसमें आपको पता है कि 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स, 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो जिनके जरिए इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और अल्टीमेटली फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देता है, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन मैट्रिक्स से H+ भी लेता है और वाटर बना देता है लास्ट में। यह आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। यहां पे समझने वाली बात यह है कि जो साइनाइड है ये इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को, इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसे कहते हैं, इसको डिस्टर्ब करता है, इसकी फंक्शनिंग बराबर नहीं होती है। स्पेशली अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिकली याद रखना चाहते हैं तो ये जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है इसके कंपोनेंट्स को वो इफेक्ट करता है, इसकी फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होती है। चाहे फोर्थ कॉम्प्लेक्स हो, थर्ड हो, सेकंड हो, फर्स्ट हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स इसमें हो, अगर उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है तो अल्टीमेटली आप समझ सकते हैं कि सारी दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये ठप हो जाएगी, एटीपी बनना बंद हो जाएगा, NAD+ एंड FAD+ रिजनरेट होना बंद हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल भी बैठ जाएगा, तो सारी चीज़ें वहाँ पे ठप हो जाएंगी। दैट मीन्स द ATP विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, और जिंदा रहने के लिए ATP चाहिए, आपको पता है, तो अल्टीमेटली द पर्सन डाइज, ठीक है। तो ये चीजें आपने जहन में रखी हैं, आई नो। नाउ वी विल मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो लास्ट वाली जो रेस्पिरेशन थी, फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वो जो हमने पढ़ी उसमें सारा खेल ऑक्सीजन का है। आप समझ चुके हैं कि ऑक्सीजन नहीं है तो एरोबिक रेस्पिरेशन काम नहीं करेगी। बट देयर इज अनदर फॉर्म ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन को यूज करने के बगैर ही एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है, and that form of respiration is known as anaerobic respiration। तो पहली चीज जो आप इसमें याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, ATP प्रोड्यूस होता है, ATP प्रोड्यूस होता है विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। समझ आ रहा है? नाउ आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, जो आपको पता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। That step is common to all forms of respiration, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन के फर्दर टाइप्स आएंगे, इसमें भी टाइप्स हैं,
बेसिकली दो टाइप्स हैं, उनमें भी कॉमन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमन टू ऑल, उनमें भी कॉमन क्या है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो यहां पे मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देता हूं कि ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस यहां पे लिखते हैं फर्स्ट स्टेप, ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये आपको पता है कि वहां पे भी ग्लाइकोलाइसिस है एरोबिक रेस्पिरेशन में। और ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, आप सबको पता है, इसमें ग्लूकोज जो है, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, इससे बेसिकली क्या बनता है, इससे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, किसके, पायरुवेट के। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनते हैं इससे, समझ आ रहा है। एंड इस पायरुवेट का फर्दर क्या होगा, ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेल के अंदर, अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो आपको पता है कि ऑक्सीजन को आगे लिया जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब ऑक्सीजन को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया में इस पायरुवेट को आगे लिया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर फर्दर क्या प्रोसेस है वो आप समझ सकते हैं क्या होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन अब यहां पे, लेकिन ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, तो यहां पे कुछ अलग ही चीजें होती हैं इस पायरुवेट के साथ। इस पायरुवेट में बेसिकली क्या होता है, ये पायरुवेट जो है, इसके 2 फेट्स हो सकते हैं, 2 प्रोसेसेस हो सकती हैं इस पायरुवेट की, एंड दोज 2 processes are known as, either one is known as alcoholic fermentation and another is known as lactic acid fermentation। तो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस होंगी, एक है जिससे हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड अनदर इज दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। ये 2 प्रोसेसेस पायरुवेट के साथ हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस सेल के अंदर ये हो रहा है। तो अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन। कोई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, किसी में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आपको मिलेगी, किसी में आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मिलेगी। उन सेल्स की हम आगे जिक्र करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी आप किसी बुक पे देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन, वहां पे सीधे ये लिखा होगा। कभी कभी ऐसा लिखते हैं कि पहला स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन का ग्लाइकोलाइसिस है, और दूसरा स्टेप जो है दैट इज आइदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये वन एंड द सेम थिंग, आप कुछ भी जहन में रख सकते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बेसिकली फर्मेंटेशन स्टेप ये वाला है, कौन सा, पायरुवेट से आगे जो बनना है, चाहे अल्कोहल बनना है या लैक्टिक एसिड बनना है, ये जो है दिस इज द मेन स्टेप ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में होगा क्या, आप समझ सकते हैं, इसमें अल्कोहल बनेगा, इसमें शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि अल्कोहल इज फॉर्म्ड, अल्कोहल फॉर्मेशन। और ये अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है, दिस इज इथाइल अल्कोहल, C2H5OH, इथेनॉल जिसे आप कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में इसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड। अब देखिए, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आपको यहां पे दिखा देता हूं, इसके जो स्टेप्स हैं दोनों के, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले आपका ग्लूकोज है, द ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, और आपने इसमें पहला स्टेप क्या करना है, दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस। यहां पे मैं लिखता हूं ग्लाइकोलाइसिस से आपको ग्लूकोज से क्या मिलने वाला है, यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, एंड पायरुवेट these are, या पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं, these are 3 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल्स, दिस पायरुवेट, ओके। और पायरुवेट का आगे क्या हाल होगा वो देखना है। और आपको ये भी पता है कि ग्लाइकोलाइसिस, अगर आप समझेंगे यहां पे क्या क्या चीजें आपको ग्लाइकोलाइसिस में मिलते हैं, कि ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लाइकोलाइसिस होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा, उसमें जो आउटकम होता है 2 ATP मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। पहले तो ATP यूज होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ATP रिलीज होते हैं, 4 ATP आर रिलीज, 2 आर यूज्ड। तो आप समझ सकते हैं इसमें 2 ATP मिलते हैं, और इसके साथ साथ आपको 2 NADH भी मिलते हैं। तो ये आपको ग्लाइकोलाइसिस का आउटकम है। अब पायरुवेट का आगे क्या होने वाला है, इसमें या तो आपका लैक्टिक एसिड बनेगा या तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। अब देखिए, यही पायरुवेट जो है, इसमें किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर क्या होगा कि इसमें अल्कोहल बनेगा, एंड वो डायरेक्टली नहीं बनता है। इसमें पहला जो स्टेप होता है कि पहले पायरुवेट से एसिटाइलडिहाइड बनता है, एसिटाइलडिहाइड, ये पहला स्टेप होता है। एसिटाइलडिहाइड जो है, दिस इज बेसिकली 2 कार्बन कंपाउंड।
तो आप समझ सकते हैं यहां पे पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड बन गया, 2 कार्बन कंपाउंड है, तो यहां पे रिलीज क्या होना है, एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। समझ आ रहा है? और उसके बाद ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसका फर्दर चेंज किस में हो जाता है, दिस इज चेंज्ड इनटू इथेनॉल। इथेनॉल जिसे आप C2H5OH कहते हैं, विच इज 2 कार्बन कंपाउंड, C2, ओके, 2 कार्बन कंपाउंड। तो यहां पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अब ये किन में होता है आपको पता होना चाहिए। ये कई सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनमें ये होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपके यीस्ट्स होते हैं, यीस्ट्स, ठीक है, या इवन आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमारी जो पैडी होती है, जो हमारा चावल के जो पौधे होते हैं, आपको पता है कि वो हम वहाँ पे उनके जो रूट्स हैं काफ़ी टाइम तक उनको क्या रखते हैं, पानी के अंदर रखते हैं। तो वहाँ पे आपको पता है एनारोबिक कंडीशंस हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो वो स्विच करते हैं किस में, इनटू दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और वो बनाते क्या हैं, दे फॉर्म दिस इथेनॉल, they form this ethanol, and the formation of this ethanol in anaerobic respiration from glucose या पायरुवेट से कह सकते हैं, that is known as alcoholic fermentation, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, this is known as alcoholic fermentation। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे यीस्ट के बाद आप ये भी याद रख सकते हैं, पैडी जो है, कई सारे बैक्टीरिया भी हैं, ठीक है, पैडी रूट्स, वहां पे भी आपको इस किस्म की रेस्पिरेशन मिलती है, जहां पे आपको इथेनॉल बनाया, जहां पे वो इथेनॉल बनाते हैं। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि उनमें जो इथेनॉल जो है, दिस इज टॉक्सिक, दिस कैन बिकम टॉक्सिक इन हायर कंसंट्रेशंस। लेकिन हमारे जो पैडी होती है, उनके जो रूट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि दे आर मच रेजिस्टेंट टू दिस इथेनॉल, हायर कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल। इसीलिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इथेनॉल के लिए जिसमें रेजिस्टेंस होगी हायर कंसंट्रेशन के लिए भी, तो वो सर्वाइव कर सकता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्विच ऑन कर सकता है, ठीक है, अगर उसको नीड पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने अक्सर देखा होगा, ये जो यीस्ट, ये आपको यहाँ पे जो हमारे ये रोटी वगैरह बनाते हैं, कांदरी मनस्पंज क्वेश्चन पर, उनके पास ये होता है। और ये बेसिकली वो किसके लिए यूज करते हैं, जो वहाँ पे जो रोटी में जो पफीनेस आता है ना, पफीनेस, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला स्टेप वो यूज करते हैं, जिसमें पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड की तरफ एसिटाल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, या पायरुवेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है, ठीक है, दिस ऑकर्स इनसाइड द यीस्ट जो होता है उसमें। तो अल्टीमेटली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे प्रोड्यूस होता है, वो उस रोटी में थोड़ा सा वो पफीनेस लाता है, तो ये आपको याद है। नाउ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है, इसमें क्या होता है, अब यहां पे एक चीज आप समझेंगे, यहां पे कहीं पे भी अभी एटीपी नहीं बना ना आपका, यहां पे पायरुवेट जब आपका एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, इसमें भी एटीपी नहीं बनता है, और एसिटाल्डिहाइड जब इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, इसमें भी एटीपी नहीं बनता है। अभी तक आप समझ सकते हैं कि हमारा एटीपी सिर्फ यहां पे बनता है ग्लाइकोलाइसिस में, 2 एटीपी और 2 NADH मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी तरह से जब आप लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करेंगे, ना यहां से मैं दिखा देता हूं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा। डायरेक्टली जो ये पायरुवेट है, इसमें कोई इंटरमीडिएट स्टेप नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा। देयर आर मनी बैक्टीरिया who do this alcoholic fermentation. Similarly, there are many bacteria who do this lactic acid fermentation. ठीक है, जिसमें आपका डायरेक्टली लैक्टिक एसिड बन जाता है। ये लैक्टिक एसिड जो है, अनलाइक एसिटाल्डिहाइड, दिस इज बेसिकली 3 कार्बन कंपाउंड, तो यहां पे आपका कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। पायरुवेट भी 3 कार्बन कंपाउंड है, एंड लैक्टिक एसिड इज आल्सो 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसका मतलब है यहां से कोई कार्बन वाला कंपाउंड, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर रिलीज नहीं होता है। समझ आ रहा है? और ये जो लैक्टिक एसिड यहां पे बना, दिस इज नोन एज, यहां पे ऊपर से मैंने दिखाया, दिस इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इस साइड में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इस साइड में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब देखिए यहां पे भी आपको लैक्टिक एसिड बनने जो ये स्टेप होता है लैक्टिक एसिड बनना, इसमें कोई एटीपी नहीं बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि एटीपी इज ओनली फॉर्मड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। जबकि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा कि जो मोस्ट ऑफ द एटीपी है वो फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोड्यूस होता है थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन यहां पे ओनली ड्यू टू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस एटीपी 2 एटीपी बनते हैं। तो आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन में खाली 2 एटीपी बनते हैं। अब यहां पे और भी कुछ चीजें बनती है, वो आप याद रखना चाहते हैं तो गुड, नहीं रखना चाहते हैं टेंशन नहीं लीजिएगा, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यहां पे आपका, लेट मी टेक दिस कलर, NADH
पॉजिटिव बनता है, यहां पे भी बनता है, यहां पे भी, क्योंकि H हाइड्रोजन यूज होता है। इसी तरह से यहां पे भी NAD पॉजिटिव बनता है। और इनको यूज किया जाता है, आपको पता है कि ग्लाइकोलाइसिस में ये NADH बनाना है, तो इनको यूज किया जाता है किस में, दिस ग्लाइकोलाइसिस में। समझ आ रहा है, ये NADH बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी प्रोसेस जो है, दिस इज नॉट ऑकरिंग इन द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज ऑकरिंग इन द साइटोप्लाज्म। समझ आ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का यूज नहीं होगा, इसमें क्या होगा, दिस होल प्रोसेस विल ऑकर इन द साइटोप्लाज्म। यहां पे मैं लिखता हूं, दिस anaerobic respiration occurs in cytoplasm। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का यूज नहीं होता है। और यही साइटोप्लाज्म में अगर ग्लाइकोलाइसिस के लिए ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गई और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो गई, इसमें जो NAD पॉजिटिव रिलीज होता है, जो रिजनरेट होता है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर ग्लाइकोलाइसिस, ये NADH बनाने के लिए। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एंड इसीलिए मैं कहता हूं कि यहां पे आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ओनली इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। समझ आ रहा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपका कहां कहां पे होगा, आपके कई सारे बैक्टीरिया, मनी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, मनी बैक्टीरिया आप लिख सकते हैं, यहां पे भी कई सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, इस जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दिखाते हैं। एंड जो मसल सेल्स होती हैं, हमारी मसल सेल्स जो होती हैं, स्पेशली जब ये मसल सेल्स पहले तो हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लगते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन यूज करने की जो रेट होती है हमारी मसल्स में, वो बहुत ज्यादा होती है देन जितना हम ऑक्सीजन सांस से लेते हैं। तो इसलिए मसल जो हमारी है, मसल सेल्स, वो उनको स्विच ऑन करना पड़ता है टू दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस एटीपी। एनर्जी चाहिए ना, एटीपी, भले ही वो कम हो, 2 ही एटीपी हो, लेकिन कुछ ना कुछ एनर्जी उनको प्रोड्यूस करनी है, और वहां पे वो स्विच ऑन करते हैं किस में, टू दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जहां पे वो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनता है। और ये जो लैक्टिक एसिड बनता है वो फिर आगे यूज हो जाता है, उससे भी एनर्जी निकाली जाती है, वो हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे एक्सरसाइजिंग मसल्स हैं, वहां पे आपका ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाती है, ठीक है। कीप दिस इन योर माइंड। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो, एटीपी इसमें नहीं बनता है। एटीपी पहले स्टेप में बनता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, पायरुवेट से आगे जो चीजें होती हैं उनमें एटीपी नहीं बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होता है, दैट इज ओनली रिलीज्ड इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, नॉट इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। समझ आ रहा है। अब हमने मसल सेल्स की बात की, हमारे जो मसल हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दैट इज के हमारी बॉडी में 2 किस्म के सिकल्टल मसल्स होते हैं, एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रेड मसल्स, दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं व्हाइट मसल्स, ठीक है। तो यहां पे 2 किस्म के मसल फाइबर्स हम हैं, यहां पे मैं उनके बारे में लिखता हूं, रेड मसल फाइबर्स एंड दूसरे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं व्हाइट मसल फाइबर्स। आपको पता होना चाहिए कि रेड मसल फाइबर्स जो हमें होते हैं, दे आर रेड बिकॉज इनमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है, दैट इज नोन एज, आप सबको पता होगी, दैट इज नोन एज मायोग्लोबिन। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही हमारे जो रेड मसल फाइबर हैं इनमें क्या होता है, दैट इज मायोग्लोबिन। ये जो मायोग्लोबिन है, दिस इज रेड, दिस इज गिविंग रेडिश कलर टू दिस रेड मसल फाइबर्स। और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन स्टोरेज, इसका काम होता है ऑक्सीजन स्टोरेज। और ये जो रेड मसल फाइबर्स हमें होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मोर माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके कंपैरिजन में अगर आप व्हाइट मसल फाइबर्स की बात करेंगे, इसमें आपको मायोग्लोबिन नहीं मिलेगा, और आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो इसमें होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो भी बहुत ही कम होंगे। अब आपसे ही अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे बताइए कि कौन से मसल्स ऐसे होंगे जो कि बहुत ही जल्दी स्विच करते होंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन को।
टुवर्ड्स एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, हमारे रेड मसल भी यूज हो रहे हैं, हमारे जो व्हाइट मसल फाइबर्स हैं ये भी यूज हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो रही है क्योंकि हम बहुत ही हाई रेट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, उतना हम सांस से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताइए कि इसमें से कौन से ऐसे मसल फाइबर्स हैं जो जल्दी स्विच ऑन करेंगे क्या, दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो पायरुवेट से डायरेक्टली लैक्टिक एसिड बनाएंगे, जो पायरुवेट को आगे एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं भेजेंगे, आप मुझे बताइए। तो आपको ऑलरेडी आपके जहन में आंसर होगा, दैट विल बी दिस व्हाइट मसल फाइबर्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आप देख सकते हैं इनमें ऑक्सीजन स्टोरेज नहीं है, मायोग्लोबिन नहीं है, तो यहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जल्दी इनको फील होगी। और दूसरा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है, जिसमें बेसिकली वो सारी प्रोसेस होती है जिसका जो ऑक्सीजन का खेल जहां पे होता है। तो यहां पे आपको पता है कि ये जो है ये मसल, ये फास्ट स्विच टू एनारोबिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम लिखेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। समझ आ रहा है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ रेड मसल फाइबर्स की बात करेंगे, देखिए मायोग्लोबिन बहुत सारा है, अगर बाहर से थोड़ा ऑक्सीजन कम हो रहा है तो मायोग्लोबिन जो उसमें है वो ऑक्सीजन स्टोर किया है, वो ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा, बोलेगा ले लो ऑक्सीजन, टेंशन नहीं है, अभी जितना चलेगा मैं देखता हूं आगे। तो एक्सरसाइज के टाइम पे रेड मसल फाइबर्स वो मायोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन होगा वो यूज करेंगे। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही वो ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। समझ आ रहा है, तो दे विल नॉट फास्ट स्विच टू रेड टू दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप हमें बताइए रेड एंड व्हाइट मसल फाइबर्स में या रेड एंड व्हाइट मसल्स में आप हमें बताइए एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन प्रेफर करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त भी आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि हाँ व्हाइट मसल ऐसे हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को फेवर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे। नाउ हमने रेस्पिरेशन, जो सेल्यूलर मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन प्रोसेस, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, लेकिन फर्दर हम जाते हैं इसमें क्वेश्चन कहाँ से आने के चांसेस हैं वो हम देखते हैं। चूंकि आपको वहाँ पे सिलेबस में दिया गया है रेस्पिरेशन, वहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है एनिमल्स में रेस्पिरेशन, प्लांट्स में रेस्पिरेशन, तो मोस्टली वो प्रोबेबली क्या है, दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। लेकिन टू बी मोर सिक्योर वी हैव टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द पॉइंट्स अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स ऑल्सो। सेल्यूलर मैकेनिज्म बिल्कुल ही कॉमन है, चाहे प्लांट्स हो एनिमल्स हो, ठीक है, वहाँ पे जो सेल्यूलर मैकेनिज्म है वो कॉमन है हर जगह पे। आपका रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन तो एरोबिक रेस्पिरेशन के तरीके से होगी, चाहे प्लांट्स में होगी या बैक्टीरिया में होगी, लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो उसी तरीके से होगी, ये जो भी स्टेप्स मैंने बताए, चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो। तो सेल्यूलर मैकेनिज्म चेंज नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हाँ, चेंज क्या होता है कि ये अगर एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं तो ऑक्सीजन कैसे हासिल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन कैसे हासिल करते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ, मे बी दे कैन आस्क यू इन द एग्जामिनेशन। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर आपको कहेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन किन किन में पाई जाती है, देखिए दुनिया में कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है, ठीक है, बैक्टीरिया काफ़ी सारे हैं, उनकी जिक्र हम ज़्यादा नहीं करेंगे, वो नहीं पूछेंगे उतना डीप में। हाँ, दूसरा है कई सारे फंजे ऐसे हैं, यहाँ पे लिखता हूँ बस, सम बैक्टीरिया, सम फंजे, यीस्ट जो होते हैं ये एनारोबिक होते हैं, ठीक है, यीस्ट एनारोबिक होते हैं। इसी तरह से जो रूट्स होते हैं वाटर लॉग्ड प्लांट्स के, रूट्स ऑफ, जैसे हमने पैडी की बात की, वाटर लॉग्ड प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारी मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स में हो सकता है ये। एंड वन मोर थिंग, जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स मींस वो पैरासाइट्स जो कि बॉडी के अंदर होते हैं, और एंडोपैरासाइट्स में भी वो एंडोपैरासाइट्स जो ऐसी जगह पे हैं जहां पे उनको ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उनको एक एडेप्टेशन दी है वहां पे सर्वाइव करने की। जैसे हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं एस्कैर्स होते हैं, मींस आर्म्स वाला, ठीक है, जो एस्कैर्स होते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं एंडोपैरासाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे अंदर एस्कैरिस है, इसी तरह से टीनिया है, एस्कैरिस लिखूंगा यहाँ पे, एस्कैरिस, टीनिया एंड मनी अदर एंडोपैरासाइट्स, ठीक है, जो बॉडी के अंदर ऐसी जगह पे होते हैं जहां पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो अगर इनको सर्वाइव करना है तो इनको
एबिलिटी होनी चाहिए कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करने चाहिए अपने लिए विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दे शुड बी एबल टू डू दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एंडोपैरासाइट्स में को ये अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी दी है, उनको ये अडेप्टेशन दी है कि ये बॉडी के अंदर वहाँ पे सर्वाइव करते हैं जहाँ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, ये ऑक्सीजन के बगैर ही अपने लिए एटीपी प्रोड्यूस करते हैं बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन थ्रू दिस फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये कॉमन है टू ऑल, चाहे प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, लेकिन अब जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वैरी करते हैं, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स वैरी करते हैं, और उन्हीं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पे चाहे आपके प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं, प्लांट्स में तो आपको पता है कि कौन कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एनिमल्स में क्या क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट वन मोर पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट ये क्या है? रेस्पिरेटरी कोशेंट जो है ये हम किसी सबस्ट्रेट के बारे में बता देते हैं, जैसे चाहे ग्लूकोज हो, एमिनो एसिड्स हो, फैटी एसिड्स हो, प्रोटीन हम कहें या फैट्स कहें, कार्बोहाइड्रेट्स कहें, इनको हम इनके रिलेटेड हम ये रेस्पिरेटरी कोशेंट बता देते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है? ये हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आरक्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। ठीक है, एंड ग्लूकोज के लिए या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आपके वहां पे आ सकता है कार्बोहाइड्रेट्स लिख सकते हैं, या वहां पे ग्लूकोज दे सकते हैं। इसके लिए जब हम देखते हैं कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, दिस इज इन एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करता है बर्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए अपना एटीपी, और कितना वो कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल वहां पे रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ पे इनका जब हम रेशो निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, वो रेशो देख के हम बता देते हैं कि फलानी जो ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है। इस तरह से फैट्स हैं या प्रोटीन्स हैं या वहां पे प्रोटीन्स जिनके बने होते हैं वो दे सकते हैं, एमिनो एसिड्स दे सकते हैं, वो इसका रेस्पिरेटरी कोशेंट बता देते हैं। इसी तरह से फैट्स होते हैं, वहां पे फैट्स लिख सकते हैं आपके एग्जाम में, या वहां पे होगा फैटी एसिड्स। इसी तरह से ये मेन 3 वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज के लिए अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन आपका वहां पे 1 होगा, तो उसको टिक कीजिएगा। इसी तरह से प्रोटीन के लिए 0.9 एंड फैट्स एंड फैटी एसिड्स के लिए आपका 0.7 आता है, ये आप याद रखिएगा। हाँ, अगर उन्होंने एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए बोला कि आप हमें बताएं एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी कोशेंट किस तरह से है, रेस्पिरेटरी कोशेंट हम बेटर कह सकते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, चाहे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, इनका हमने देख लिया। अगर वो ऐसे देते हैं कि आप हमें बताइए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या है, दिस रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या आता है, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या रेस्पिरेटरी कोशेंट आता है, तो यहाँ पे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको बताइए रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है। तो आपको ये पता है कि आप मुझे बताइए क्या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है? नहीं, उसमें इवॉल्व नहीं होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड ओनली इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो वहां पे मोस्टली वो प्रोबेबली क्या दे सकते हैं, वो वहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दे सकते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्योंकि आपको पता है कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बना, दोनों ही 3 कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होता है। बट इन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है। ठीक है, और आपको ये पता है कि वहां पे दिस इज ऑकरिंग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि वहाँ पे आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट यूज होते हैं, वहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड बनते हैं, तो वहाँ पे 2 मोल्स ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड आर रिलीज। हम उसकी कैलकुलेशन में ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप सीधे ही याद रखेंगे ये 2 डिवाइडेड बाय 0 के बराबर आता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन जनरल में अगर हम कह सकते हैं, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 0। और अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज अनडिफाइंड। उसे हम क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या है?
इनफाइनाइट नहीं है ये, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, दिस इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, ये सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ये अगर आप कर सकते हैं तो आप जीनियस।